हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लिट लाउंज, या जिसे आप लिटरेचर लाउंज भी कह सकते हैं। आपको जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, या लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं अब बुक्स की रिव्यूज़ किया करूँगा। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री बुक्स हो सकती हैं, ये पोइट्री की हो सकती है, हिंदी लिटरेचर हो सकती है। तो इसलिए मैं ये बुक्स की रिव्यू करूँगा और बताऊँगा आप क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लायक बुक है या नहीं है। जनरली जो बुक मैं आपको रिव्यू करूँगा पढ़ने लायक बिल्कुल होंगी, वो मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप लोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बुक्स ऐसी होंगी जो जो आपके नॉलेज इन्हेंस तो ज़रूर करेंगी। तो उसी के गोइंग फॉरवर्ड विद दैट, जो सबसे पहली बुक मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ वो है राशिद किदवाई जी की लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। ये 499 की बुक है, ऑनलाइन में और सस्ती मिलेगी। इस बुक में है क्या? इस बुक में एक्चुअली इंडिया के 50 ऐसे फिगर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, ऐसी शख्सियत के बारे में डिस्कस किया गया है जिन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में। इंडिया पॉलिटिक्स उसके बाद से काफ़ी चेंज हुई है। ऐसे 50 पॉलिटिशियंस के बारे में है, उनके सोशल, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। कुछ एग्जांपल जैसे मैं बताऊं तो शेख अब्दुल्ला जो पहले सीएम रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, एपीजे अब्दुल कलाम है, तेजी बच्चन जी हैं जो अमिताभ बच्चन की मदर हैं, एक्सक्यूज मी, तेजी बच्चन जी हैं, और माखनलाल फोटेदार हैं, आर के धवन हैं, शीला दीक्षित जी हैं, सीताराम केसरी जी हैं, विनोद खन्ना हैं, राजेश पायलट हैं, नरसिम्हा राव हैं, एन टी रामा राव हैं। ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं। दिलीप कुमार भी हैं, है ना। तो बाला साहेब ठाकरे के बारे में भी है, इंदिरा गांधी के बारे में है, राजीव गांधी के बारे में। तो ये बुक है तो बहुत अच्छी है। आप जिन लोगों को पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और जानना चाहते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स जो आज यहाँ है कैसे शेप हुआ, उसके लिए, उन लोगों के लिए बुक्स बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ भी बुक बहुत इजी है, बहुत सिंपल इंग्लिश है, समझने में बहुत आसान है ना। तो ये आप सबको पढ़नी चाहिए बुक, मैं रिकमेंड करूँगा, आप सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। तो अब इस बुक का रिव्यू हम कैसे करेंगे? ये कुछ पार्ट्स में होंगी। इसमें मैं कुछ शख्सियत के बारे में बताऊंगा, सारी बुक नहीं पढ़ूंगा, मैं बुक पढ़ूंगा नहीं, कुछ फिगर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। बाकी मैं व्यूअर्स की इंटेलेक्चुअलिटी पे छोड़ दूंगा कि उनको आगे पढ़ना है या नहीं। अगर उनको इंटरेस्ट आए तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि बुक ज़रूर पढ़ी जाए। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, हमारा देश कैसे, पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुआ पढ़ेगा, पता चलेगा। स्पेसिफिकली जो लोग अभी बहुत नए हैं, जिनको जेंजीज बोलते हैं, या जो ऐसे हैं जो आज के समय के हैं, उनको मालूम नहीं होगा इन फिगर्स के बारे में। तेजी बच्चन कौन थी मालूम ही नहीं होगा, शेख अब्दुल्ला कौन थे हो सकता है नहीं मालूम, हो सकता है नहीं मालूम, मोतीलाल वोहरा कौन थे नहीं मालूम, विनोद खन्ना के बारे में कहीं ना कहीं पता होगा पर उनकी लाइफ कैसी रही वो नहीं मालूम, बाला साहब ठाकरे के बारे में पूरी तरीके से नहीं मालूम, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो हो सकता है मालूम हो, राजेश पायलट कौन थे, क्या थे, उनके बारे में। तो ऐसे ऐसे बहुत फिगर्स के बारे में तो मैं सब कुछ नहीं डिस्कस करूँगा। मैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे उन फिगर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। 4 से 5 पार्ट में इस बुक का रिव्यू रहेगा, और उसके बाद आप सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि बुक ज़रूर अपने से भी पढ़ें। ये 499 की बुक है, MRP। ये ऑनलाइन मेरे को लगता है सस्ती मिलेगी, मुझे सस्ती मिली है ऑनलाइन। ये मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई है, अमेज़ॉन से मंगवाई है। सो हैविंग सेड सो, जो सबसे पहली शख्सियत मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस बुक की, वो है शेख अब्दुल्ला। ये पहले चैप्टर में ही है, शेख अब्दुल्ला के बारे में। ये जो शेख अब्दुल्ला हैं, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पहले वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म क्यों? क्योंकि उसमें उस वक्त कॉन्सेप्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर का ही कॉन्सेप्ट होता था। तो ये पहले रहे और बहुत ही प्रोग्रेसिव रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जमींदारी सिस्टम हटाने की, लैंड रिफॉर्म्स किया उन्होंने, बहुत चीज़ें की। ये वही थे जिन्होंने
जम्मू एंड कश्मीर के आवाम को बोला कि भाई हमें इंडिया के साथ रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट इनकी लाइफ ऐसी रही है कि ये जिस देश के लिए काम करे, मतलब इंडिया के लिए जितने वो कट्टर थे, अनफॉर्चुनेट इनको उसी देश के देशद्रोह के लिए, मतलब इंडिया के अगेंस्ट काम करने के लिए उन पे चार्जेस लगे, उनको जेल में भी रहना पड़ा। बट ऑल इन ऑल इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को बहुत आज जो रूप हम देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, बहुत तरीके से इनके कामों पे के कारण भी है। इनकी नेगेटिविटी भी है, मतलब नेगेटिविटी ऐसी, मतलब इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो पॉलिटिकल गुरु होते हैं या जिस चीज़ में जो पॉलिटिक्स को जानते हैं वो सब क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इनके। तो हमें क्रिटिसिज्म या उससे मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं है। मैं इस बुक में क्या दिया हुआ है, कैसे किस्से दिए हुए हैं, जो इंटरेस्टिंग किस्से हैं वो मैं आपको बताऊँगा। वो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी पे है, व्यूअर्स की इंटेलेक्चुअलिटी पे, वो क्या कैसे उसको डिकोड करते हैं, क्या करते हैं पढ़ने के बाद ऑफ कोर्स। तो जैसे मैं बोल रहा था, शेख अब्दुल्ला जी के बारे में बता रहा था, मैंने कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं इसमें। तो जैसे मैं बता रहा था, ये 1948 में जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म बने। इन्हें शेर कश्मीर भी बोला जाता था। द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही हैड, टॉल पर्सनैलिटी, गुड बिल्ड, अपने पीक पे, तो उनको शेर कश्मीर भी बोला जाता था। एक्चुअली इनकी जब इनका स्टार्ट हुआ, जब ये पॉलिटिक्स में आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चालू किया, मैं इनके पूरे ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। तो वो 1932 में वो आए, तो इट वॉज क्वाइट इंक्लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट, वो लेफ्टिस्ट थे। बट नेहरू के इन्फ्लुएंस में, वही नेहरू के इन्फ्लुएंस में सोशलिस्ट आस्पेक्ट उनमें आ गया। अदरवाइज़ उन्होंने जैसे 1932 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी, लेकिन फिर जाकर के उन्होंने जब नेहरू जी से मिले, नेहरू जी के से इन्फ्लुएंस आए, नेहरू जी के आइडिया से इन्फ्लुएंस आए, तो उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, जो आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की जो पार्टी थी, वो उसके ये रचयिता यही है। इनका जो डेडिकेशन अपने और इनकी इनका जो नेशनलिज्म टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया है, इसके बारे में एक बहुत जीता जाता एग्जांपल है कि आज़ादी के बाद 1947 में 22 अक्टूबर 1947 में, आप सबको पता होगा या नहीं, जिनको मालूम होगा बता दूं कि आज़ादी के बाद अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू एंड कश्मीर पे, ताकि जम्मू एंड कश्मीर को हथिया लिया जाए। उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में एक हिंदू राजा हुआ करते थे, तो पाकिस्तान चाहता था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर हथिया लिया जाए। हिंदू राजा बहुत डिलेमा में था कि क्या करे। उन्होंने इंडिया से भी, जब होता क्या है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को हथियाने के लिए अटैक करता है, अपनी आर्मी भेजता है एज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल की वेशभूषा में घुसते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता, घुस जाते हैं, फिर अटैक करते हैं, होता है। जो वहाँ के हिंदू राजा थे उनका नाम था हरी सिंह। सो वो आज़ादी के बाद ना पाकिस्तान में जाना के लिए साइन किए थे, ना हिंदुस्तान में जाने के लिए साइन किए थे। तो पाकिस्तान ने बोला मैं तो ज़ोर ज़बरदस्ती से इनको हत्या लूँगा। ठीक है भाई, उन्होंने अटैक किया। अब हरी सिंह को बात परेशानी हुई कि भाई करें क्या, हम करें क्या। फिर उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, तो भैया इंडिया बोलता है देखो भाई, पहले तुम हमारे साथ आने का लेटर साइन करो कि तुम हमारे साथ इंटीग्रेट हो गए, तभी हम कुछ करेंगे। हरी सिंह शुरू में जैसे जब 22 अक्टूबर को अटैक हुआ तब उसने तुरंत इमीडिएटली साइन नहीं किया, कुछ दिन रुके, 27 अक्टूबर तक रुके, क्योंकि 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी आई। तो ये जो 5 दिन थे 22 से 27 अक्टूबर तक, तब भयंकर अटैक हो रहे थे, कब्जाए जा रहे थे इंडिया के एरिया, जो बोलते हैं ना POK जो अभी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो सारे वहाँ तक ऑक्यूपाई हो चुका था इन 5 दिनों में। उस समय शेख अब्दुल्ला जी ने और इनके जो वॉलेंटियर थे, उन्होंने कई शहरों को डिफेंड किया था इन पाकिस्तानी अटैकर्स से। ये मुजाहिदीनों से बोला जाए तो, जो पाकिस्तानी आर्मी है, सिंपल है, पाकिस्तानी आर्मी ही थे वो 5 दिनों तक। और इनके वॉलंटियरिंग ग्रुप का नाम था दगन ब्रिगेड। दगन ब्रिगेड इस नाम से इनका वॉलंटियर थे सब, जो
जब तक 27 अक्टूबर जब तक इंडियन आर्मी नहीं है तो उन्होंने डिफेंड किया। तो ये जो है डिफेंड हुए। फिर उसके बाद इसका उनको वो भी मिला, इनके एफर्ट का इनको इंडियन गवर्नमेंट ने नाम भी दिया इनको। 1948 में वज़ीर आज़म भी बने। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली क्या हुआ, मतलब 1953 के आसपास, है ना, 48 से 53 तक ना ये काफ़ी सेक्युलर अप्रोच के थे। अब्दुल्ला जी शेख साहब काफ़ी ही सेक्युलर अप्रोच के थे, काफ़ी रिफॉर्म्स कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उन सबको लैंड दिलवाया, तो ये काफ़ी कर रहे थे। 53 के बाद थोड़ा इनमें चेंजेस आने लगे, क्योंकि 53 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुंबई में हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर को ग्रो करना है तो उसको एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट होना होगा, इसलिए इंडिया का पार्ट होना इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर कश्मीर। उन्होंने अपने इस डिसीजन को भी डिफेंड किया था। लेकिन 53 में क्या हुआ कि कश्मीरियत भी उनमें जागी कि भाई भी कश्मीर के लोगों का भी डेवलपमेंट हो। इतने साल तक थे उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया। उन्होंने कहा नहीं यार, कश्मीर एक स्पेशल स्टेट बनना चाहिए। उन्होंने बार बार डिमांड किया कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए। तो कश्मीर के ऑटोनोमस होने का उन्होंने काफ़ी इस विचारधारा को काफ़ी प्रमोट किया, जो इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पसंद है। शेख साहब का कहना था कि अगर ऑटोनोमस रहेंगे तो जो उनके लिंग्विस्टिक और कल्चरल, जो मैं पढ़ रहा हूँ थोड़े से नोट्स, जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी कश्मीरियों की वो बची रहेगी। तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में स्लोगन देना चालू कर दिया कि भाई हमें अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी को बचाना है। और कहीं पे जाकर के उन्होंने ये भी बोल दिया, किसी स्टेज पे जाकर उन्होंने ये भी अपील कर दी कि इंडियन आर्मी को कश्मीर से निकल जाना चाहिए। और ये पॉइंट हो गया कि भाई ये गड़बड़ चीज़ हो गई। जब उन्होंने ये बात बोली तो इमीडिएटली उसके कुछ दिन बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया कि भाई ये तो तुम इंडिया बातें बोल रहे हो, विच इज़ नॉट गुड, राइट। अब बोलो इंडियन आर्मी चले जाए तो विच इज़ नॉट गुड। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि यूएसए के CIA एजेंट्स का शेख साहब से गठजोड़ हो गया है, उनके इन्फ्लुएंस में वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। खैर जो भी चीज़ था, इनको जेल कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात इसमें बोली गई है, इस किताब में लिखी गई है कि जो नेहरू, जो जिससे वो 11 साल से दोस्ती किए हुए थे, उसी नेहरू ने उनको 11 साल बाद जेल में डलवा दिया फॉर इंडियन इंटरेस्ट, मतलब इंडियन नेशन के इंटरेस्ट के लिए। 1953 की मैं अभी बात कर रहा था कुछ देर पहले कि उन्होंने मुंबई कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमें इंडिया, शेख साहब ने बोला था कि हमें इंडिया के साथ रहना चाहिए, सेकुलर कंट्री के साथ रहना चाहिए, कश्मीर को ग्रो करना है। तो 1953 में एक और चीज़ हुई थी। नेहरू का और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि हमें प्लेबिसाइड करना चाहिए। अभी प्लेबिसाइड क्या होता है, देखिए क्या हुआ था, जब हरी सिंह को जब साइन करना था ना, तो उस वक्त जब सिग्नेचर हुआ तो उस वक्त ये भी डिसाइड हुआ कि ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड हम एक प्लेबिसाइड करेंगे जिसमें हम ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोकल जनता से पूछेंगे आपको कहाँ रहना है, आपको पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में रहना है, ऐसा करेंगे। ये एक्चुअली साइन होने के पहले की बात है। तो वो मुद्दा अटका रहा, तो फिर इन लोगों ने उसके बाद जब ये अटैक्स हुए फिर ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन चला गया। POK को पाकिस्तानी आर्मी ने उसको कैप्चर कर लिया। फिर ये बात हुई कि भाई एक प्लेबिसाइड किया जाए जिसमें जो जनता बोलेगी उधर ही हो जाएगी। तो इस बात को रिट्रेट 1953 में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने किया, जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जो भी मुझे नाम नहीं याद है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उसका।
और इसी चीज़ को रिट्रेट 1957 में वीके मेनन जी ने किया, जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे। बट 1962 में क्या होता है? 1962 में इंडिया का रुख बदल जाता है। इंडिया फर्स्ट टाइम एक बहुत फर्म स्टैंड लेता है कि भाई नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर को नहीं मिलाना। तो 1962 में यूनाइटेड नेशन में इंडिया बोलता है कि प्लेबिसाइड करने के लिए जो कंडीशंस आप लोगों, उन लोगों ने शुरुआत में प्लेबिसाइड के कुछ कंडीशन यूनाइटेड नेशन में बोले थे, तो इंडिया ने बोला कि भाई कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किए गए, कोई भी, तो हम प्लेबिसाइड तो नहीं होने देंगे। और उन्होंने और भी तर्क दी कि नहीं भाई, कि भाई इंडिया का हिस्सा है, इंडिया में रहेगा, और भी टेक्निकलिटी वो आपको बुक में मिलेगी। लेकिन ये मना कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी चीज़ें घटी, जैसे कि मालूम है आपको, इस बुक में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा शेख अब्दुल्ला जी के बारे में, कि ये सब तो हो ही रहा था कि इंडिया ने एक स्टैंड ले लिया। उसके बाद बोला जाता है कि कई राइटर्स ने अपनी बुक्स में ये बात भी मेंशन किया है कि इन एक्चुअल में वो नहीं, क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र शरीन नाम के एक ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है पाकिस्तान द इंडिया फेट। उसमें बोला गया है कि पटेल ने पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर से बात करते हुए कहा था, जो पाकिस्तान कैबिनेट मिनिस्टर का नाम, बात करते हुए कहा था कि टेक कश्मीर एंड सेटल द इशू। लियाकत अली से भी उन्होंने ये बात कही थी कि यार तुम हैदराबाद छोड़ दो, तुम कश्मीर ले लो। लेकिन लियाकत अली ने बोला कि जो हैदराबाद, जो कि पंजाब से भी बड़ा स्टेट है, मैं उसको छोड़ करके एक पत्थरों वाला राज्य लूँ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया। और उतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि पटेल महाराजा हरी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई कश्मीर के इशू जो आपको लेना है वो करो, हम कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं करेंगे। लेकिन नेहरू जी का ये कहना था कि नहीं भाई, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम कश्मीर को रखेंगे। अगर कश्मीर उधर चला जाता टू नेशन थ्योरी जो कि जिन्ना ने दी थी, वो उसका तवज्जो ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए इंडिया में। ये बात है, थोड़ी सा को बता दिया। ये भी इस सब सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं। धीरे धीरे ये चलता रहा, ये जेल गए, फिर जेल के बाद ये 64 में फिर फाइनली एक बार बाहर आते हैं, 64 में बाहर आते हैं और आकर के नेहरू से मिलते हैं शेख साहब। उसके बाद फिर ये सब फिर डिसाइड किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि भाई इस बुक में कहते हैं कि 64 में फिर उनको छोड़ा गया और फिर वो उनको बोला गया कि आप जाकर के पाकिस्तानी नेताओं से बात करें, आप बात करें और उनको बताएं कि लेट अस सेटल दिस इशू विद टॉक, पाकिस्तान के इशू को। तो ये गए भी थे 1964 में और उस वक्त आयूब खान से मिले भी थे पाकिस्तान में, और इन्होंने मीटिंग भी फिक्स करी थी नेहरू जी के साथ, आयूब खान की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मीटिंग होनी थी जून में होनी थी, 1964, जून ऑफ 1964, बट नेहरू जी मई में ही एक्सपायर हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक साल बाद 1965 में मक्का मदीना को जाते हैं शेख साहब, हज करने गए होंगे। फिर उसके बाद वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो लिखा हुआ है, ही स्टॉप्ड ओवर एट जेद्दा, बगदाद, कायरो, लंदन एंड एल्गिरिस, और एंड एट एल्गिरिस ही हैड ए लॉन्ग मीटिंग विद चाइनीज़ लीडर। अब इशू हो गया 65 में कि ये एक तो सब जगह में रुक गया है, इंडियन गवर्नमेंट बोली कि। फिर उसके बाद इन्होंने एल्गिरिस में मीटिंग करी एक चाइनीज़ लीडर से, और वो चाइनीज़ लीडर वो उस समय चाइना ने हमें हराया था, तो ये इसलिए उन्होंने बोला कि ये हमारे अपोनेंट के साथ फिर से कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। तो फिर उनको वापस 1968 में वापस उनको नहीं, फिर उसके बाद उनको जैसे ही वो इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उनको पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और फिर इनको तमिलनाडु में एक पैलेस में इनको भेज दिया गया, तो वहाँ पे हाउस अरेस्ट है। फिर 68 में रिलीज़ होते हैं,
68 में रिलीज़ होते हैं। इंदिरा गांधी के समय में जब इंदिरा गांधी आती हैं 68 में, तब वो रिलीज़ होते हैं। लेकिन जब ये रिलीज़ होकर के जब गए कश्मीर, तो कश्मीर में तब भी इनका क्रेज़ इतना था कि 15 मिनट का डिस्टेंस पार करने के लिए इनको, मतलब जाने के लिए इनको घंटे लग गए थे, लोग इतना आए थे। और 65 तक क्या था कि 68 तक क्या था कि जब वो रिलीज़ हुए तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में तो उनका क्रेज़ था ही था, लेकिन तब तक कांग्रेस की सरकार का बन चुकी थी वहाँ। तो इंदिरा गांधी ने बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत अच्छा गेम प्ले बोले या उनकी कैसा थॉट रहा मुझे नहीं पता, पर उन्होंने एक अच्छा चीज़ किया कि उन्होंने जो वहाँ के उस समय के जो वो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम मीर कासिम था, वो अब्दुल्ला के आने के बाद या शेख साहब के आने के बाद वो खुद ही स्टेप डाउन कर गया कि लीजिए भाई आपका ही कश्मीर है, आप इससे थोड़ा सा कांग्रेस का रुतबा बढ़ा अमंग पीपल, या कांग्रेस थोड़ा सा अपने को वो भी करना चाह रही थी, क्योंकि भाई नेहरू जी के वक्त गए जेल, और इनका शेख साहब का ओहदा उतना ही बढ़ गया जब वो वापस आए, तो उस चीज़ को कि भाई मेलो डाउन करने के लिए भाई हम कांग्रेस इतने, मतलब वी आर नॉट द बैड पार्टी, ये शोकेस करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया कि मीर कासिम जो उस वक्त एग्जिस्टिंग कांग्रेस के सीएम थे वो स्टेप डाउन कर गए, और अब्दुल्ला जी को बोल दिया गया कि आप आइए। ये हुआ, चलती रही चीज़ें। और इनमें कुछ एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होने लगा, ये वापस से एक बार एक्सक्यूज मी, एक कोट और करना चाहूँगा। अब्दुल्ला जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, किताब उन्होंने लिखी है आतिश चिनार में। उन्होंने जो उर्दू में पब्लिश हुई, उनके मरने के बाद पब्लिश हुई, उसमें क्या लिखा उसके पहले एक बार बताऊँ कि ये जब भी बने क्या बोलते हैं 68 में जब ये रिलीज़ होकर के जब ये चीफ मिनिस्टर वापस बने, तो ये मरते तक 75 में इनका निधन हुआ, 75 तक ये चीफ मिनिस्टर ही रहे। तो इनकी फिर 82 में इनका क्या बोलते हैं 82 में इनके मरने के बाद इनकी बुक आई, रिलीज़ हुई, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उर्दू में थी। उसमें ये लिखते हैं कि उन्होंने बोला कि उस वक्त कश्मीरियों के पास 3 ऑप्शन थे इनिशियली जब उनको। पहला ये था कि इंडियन यूनियन में मिल जाए, दूसरा ये था कि फ्री इंडिपेंडेंट है, तीसरा ये था कि पाकिस्तान में चले जाए। ये 3 चीज़ें थी। उन्होंने बोला कि सबसे मेन चीज़ जो था उस वक्त इन तीनों से सबसे इम्पोर्टेंट था कि डोगरा रूलर जो हरी सिंह है उनसे अपने को निजात पाना है, उनकी एट्रोसिटी से हमें बचना है। तो इसके लिए सब ये तभी हो पाता अगर हम इंडिया के साथ मिल जाते। तो उस समय के इनके हिसाब से इनका कहना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये था कि वो समय के हिसाब से उस सिचुएशन को देख करके इंडिया के साथ मिलना बहुत सही डिसीजन था, जो है भी। वरना कश्मीर का क्या होता, क्या बोले। स्लोली एंड ग्रेजुअली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती गई, मैटर उलझते चले गए। 75 में इनका निधन हो गया। फिर इनके लास्ट टाइम में इनका जो इमेज था इतना गिर गया कि लोग जो इनकी तारीफ़ करते थे, लोग अब इनकी तारीफ़ करना बंद कर दिए। बोलते हैं कि भाई इनकी जो समाधि है, समाधि का इनका जो जहाँ पे इनको झेलम नदी के किनारे जहाँ इनका दफनाया गया, वहाँ पे प्रोटेक्शन रखना पड़ गया, क्योंकि लोग आकर के वहाँ पत्थर मार के जाते थे, बोलते थे यार जो भी कुछ है कश्मीर का वो तुम्हारे कारण जो भी कारण रहा। तो ये है शेख अब्दुल्ला जी के बारे में, जो 1905 से 1982 तक रहे। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक किया, मैंने वहाँ 75 में मरे नहीं, वो 82 में मरे। तो इन्होंने किया तो बहुत कुछ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बने जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक पार्ट बना। लेकिन फिर वही कहते हैं कि भाई इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से मुलाकात करी, इन्होंने वहाँ के लोगों से मिलना चालू कर दिया, थोड़ा कश्मीरियत पे ज़्यादा करने लगे, तो ऑटोनोमस ऑफ
कश्मीर पे ज़्यादा फोकस करने लगे, जो इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पसंद आया। तो ये आते जाते रहे, जेल गए, वापस आए, फिर जेल गए, फिर इंदिरा गांधी के बाद फाइनली वापस आए। तो बहुत ऊपर नीचे इनकी लाइफस्टाइल रही है। एक एक क्या बोलते हैं, उर्दू पोएट है जिनका नाम है फैज़ अहमद फैज़, जिसके बारे में मैंने इनकी कुछ अपने गज़लें पहले पिछले वीडियोस में बनाई। उन्होंने इनके बारे में लिखा है, बोल के लफ्ज़ आज़ाद है तेरे, बोल के जान अब तक तेरी है, तेरा सुतवन जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। बहुत अच्छी लाइन है। Speak for your lips are free, speak your tongue is still yours, your upright body is yours, speak your life is still yours। इसका मीनिंग है। तो ये था शेख साहब के बारे में, इन्होंने किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को शेप किया। आज के लिए ये है, आगे मैं और बताते जाऊँगा। मैंने सब एक एक लीडर को मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जो और इम्पोर्टेंट लगेंगे मैं आपको बताऊँगा, कुछ के बारे में छोटी छोटी बातें, कुछ के बारे में पूरी। ये 4 से 5 वीडियोज़ में इस बुक का रिव्यू मैं कर दूँगा। लेकिन आपको भी बोल रहा हूँ, बुक बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।